अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार करते करते उत्तर व मध्य भारत के कई इलाकों को एक सूत्र में पिरो दिया था। इस तेजी से बढ़ती सीमाओं ने दरबार का दायित्व बढ़ा दिया। नए प्रांतों में प्रशासन, नए इलाकों से कर संग्रह, विभिन्न जातियों धर्मों का समायोजन और ढेरों सांस्कृतिक बदलावों को अपनाना। दरबारियों में कोई वित्त विशेषज्ञ था, कोई सैन्य अभियानों में निष्णात, तो कोई कला संगीत नृत्य में पारंगत। लेकिन सबसे अलग दर्जा रखता था बीरबल, एक ऐसा सलाहकार जो अपनी तार्किक क्षमता, विनम्रता और ज्ञान के कारण अकबर के अत्यंत करीबी हो गए थे। इन दिनों दरबार में कई नए चेहरे भी थे। कुछ लोग नए प्रांतों से यहाँ आकर बड़ी पदवी की चाह रखते थे, कुछ मूल दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। अकबर चाहते थे कि दरबार में समावेशन हो, मगर ईर्ष्या व परस्पर टकराव से बचना भी जरूरी था। बीरबल ने यह भूमिका निभानी शुरू की, विभिन्न गुटों में सामंजस्य बिठाना, प्रतिभाओं को उभरने का मौका देना और दरबारी षड्यंत्रों की जड़ तक पहुंचकर अकबर को सचेत करना। एक दिन सूचना मिली कि दक्षिण भारत के एक सामंत राजा रामेश्वर का दूत शत्रुघ्न पंडित दरबार में आने वाला है। कहते थे कि वह अपनी विद्वता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने उसका भव्य स्वागत करने की योजना बनाई। कई घंटे की यात्रा के बाद दूत आया, हाजिरी भरी और कहा, महाराज, हमारे स्वामी चाहते हैं कि हम मुगलों से मित्रता प्रगाढ़ करें। दरबार में कुछ लोग फुसफुसाए, दक्षिण के राजा क्यों दोस्ती चाहेंगे? क्या वे किसी खतरे से बचना चाहते हैं या कोई स्वार्थ साधना चाहते हैं? बीरबल को लगा कि यह सामान्य दूतावास न होकर एक जटिल कूटनीति हो सकती है। शत्रुघ्न पंडित को राजकीय मेहमान के तौर पर रुकवाया गया। कुछ ही दिन में उसने दरबार के कई लोगों से मित्रता कर ली। किसी को उसने दक्षिण के रत्नों की पेशकश की, किसी को साहित्य के अप्रतिम ग्रंथों की। धीरे धीरे वह सबका चहेता बनने लगा। बीरबल शांत भाव से इसे देख रहे थे। दरबार में एक आयोजन हुआ जहां विभिन्न बुद्धिजीवी आपस में चर्चा कर रहे थे, दर्शन, इतिहास, कूटनीति इत्यादि पर। शत्रुघ्न पंडित ने अपने भाषण में कहा, मानव समाज की उन्नति के लिए सांस्कृतिक एकता आवश्यक है। उत्तर और दक्षिण की साझेदारी हमें नए आयाम दे सकती है। सबने तालियां बजाईं। अकबर भी प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या विचार है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कहे गए शब्द अच्छे हैं, पर इनके पीछे की मंशा समझना भी उतना ही जरूरी है। शत्रुघ्न पंडित ने बीरबल से एक प्रश्न किया, आपकी दृष्टि में साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक उचित है? बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, जहाँ तक न्याय और भलाई पहुँचा सके वहीं तक। इस उत्तर ने पंडित को प्रभावित किया और वह बीरबल की ओर आदर से देखने लगा। मगर बीरबल की दृष्टि में अभी भी उस दूत की भाव भंगिमा पढ़ने की कोशिश जारी थी। अगले कुछ दिनों में राजधानी के बाजारों में अफवाहें उड़ने लगी कि दक्षिण के राजा मुगल साम्राज्य के अधीन होना चाहते हैं या वे यहाँ राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव लाएंगे, आदि आदि। कुछ लोग कहने लगे कि वह राजा इतना धनवान है कि मुगलों को भी पीछे छोड़ दे। बीरबल इस कोलाहल पर हैरान थे। आखिर ये अफवाहें कौन फैला रहा है? उन्होंने कुछ गुप्तचरों को बाजारों में तैनात किया। पता चला कि कुछ दक्षिणी व्यापारी लगातार लोगों के बीच इस तरह की बातें फैला रहे हैं। बीरबल को संदेह हुआ कि कहीं यह एक संगठित प्रचार तो नहीं। दरबार के अंदर ईर्ष्यालु समूह भी सक्रिय था। उन्हें लगा कि यदि दक्षिण से गठजोड़ हो गया तो बीरबल और मजबूत हो जाएगा। वे किसी भी तरह इस प्रक्रिया को पटरी से उतारना चाहते थे। उन्होंने नई नई बातें उछालनी शुरू की। दक्षिण से आने वाले लोग यहाँ की संस्कृति नष्ट कर देंगे, आदि। अकबर ने यह सब सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि दक्षिण दूत के सम्मान में एक भव्य जलसा रखा जाए। इससे एक और रिश्ते मजबूत होंगे और दूसरी ओर दरबार भी एक मंच पर इकट्ठा होगा ताकि चर्चाओं में पारदर्शिता रहे। जलसे में संगीत, नृत्य, विविध प्रदर्शनियां लगाई गईं। हथकरघा वस्त्र, चित्रकला, मूर्तिकला सबका संगम था। शत्रुघ्न पंडित ने कहा, महाराज, सचमुच आपका राज्य कलात्मक दृष्टि से समृद्ध है। अकबर ने उत्तर दिया, आपके दक्षिण की कला भी अद्वितीय है,
हम उस परंपरा को करीब से जानना चाहते हैं। जलसे के बीच कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने हलचल मचाई कि दक्षिणी वस्त्रों की प्रदर्शनी घटिया है, आदि आदि। बीरबल ने बड़ी चतुराई से स्थिति संभाली। हर क्षेत्र की अपनी विशिष्टता है, इसे समझने में समय लगता है। हमें पूर्वग्रह से बचना चाहिए। जलसे के दूसरे दिन एक दिलचस्प मोड़ आया। दरबार की एक नवयुवती जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, रूपांजलि, शत्रुघ्न पंडित की ओर आकर्षित हो गई। कुछ लोगों ने देखा कि वे दोनों एकांत में बातें कर रही हैं। दरबारी गलियारों में सुगबुगाहट होने लगी, कहीं पंडित यहाँ विवाह संबंध तो स्थापित नहीं कर रहे। इसी बीच ईर्ष्यालु गुट ने सुनियोजित अफवाह फैला दी, रूपांजलि और पंडित का प्रेम संबंध है, वे मिलकर दक्षिण के राजा के साथ कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। बात अकबर तक पहुंची तो वे चकित रह गए। हालांकि उन्हें भरोसा था कि रूपांजलि दरबार की एक सामान्य परिचारिका भर है, क्या वह वास्तव में इतनी प्रभावशाली है कि कूटनीतिक खेल खेल सके? बीरबल को लगा कि यह षड्यंत्र रूपांजलि और पंडित दोनों को फंसाने के लिए रचा गया है। उन्होंने स्वयं रूपांजलि से मुलाकात की। वह घबराई हुई थी। मैं केवल उसकी संस्कृति के बारे में जानना चाहती थी, मुझे नहीं पता था लोग ऐसा समझेंगे। बीरबल ने सांत्वना दी, सच जल्द सामने आएगा, परेशान मत हो। इन सब के बीच कुछ कट्टरपंथी दरबारियों ने यह मुद्दा उठाया कि दक्षिण से आए लोगों का यहाँ आना संस्कृति के लिए घातक हो सकता है, हमें इन पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, यदि आपने इन्हें खुली छूट दी तो राज्य में अराजकता फैल सकती है। अकबर ने उत्तर में कहा, हमारी नीति सबको साथ लेने की है, डर और कट्टरता से कोई भलाई नहीं होती, पर वे भी चाहते थे कि कहीं कोई धोखा न हो जाए। इसलिए उन्होंने बीरबल से इस विषय में पूरा विवरण तैयार करने को कहा। भविष्य की आशंकाओं और फायदे दोनों पर रोशनी डालो। अकबर ने तय किया कि एक प्रतियोगिता होगी जहां दक्षिण दूत शत्रुघ्न पंडित और हमारे दरबार के विद्वान आपस में तर्क वितर्क करेंगे। इससे उसकी वास्तविक बुद्धि और मंशा स्पष्ट हो जाएगी। यह प्रतियोगिता खुली होगी, दरबारी, शहरवासी सभी इसे देख सकेंगे। घोषणा हुई। दर्शन, न्याय, कूटनीति, इतिहास, किसी भी विषय पर प्रश्न हो सकते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ तर्क देगा उसी की वाहवाही। सभी उत्सुक हुए, क्या शत्रुघ्न पंडित वाकई बहुत विद्वान है या यह सब दिखावा है? दूसरी ओर शत्रुघ्न पंडित कंपटीशन सुनकर तैयार दिखा, मानो उसे इसी का इंतजार हो। बीरबल को संदेह हुआ कि वह इतना आत्मविश्वासी क्यों है, कहीं यह भी किसी बड़े नाटक का हिस्सा तो नहीं। प्रतियोगिता का दिन आया। दरबार के विशाल प्रांगण में मंच सजा था। लोग बैठकर विद्वानों के बीच होने वाली वाकयुद्ध को देखने आए। सबसे पहले कुछ अन्य दरबारियों ने पंडित से सामान्य प्रश्न किए, जिनके उत्तर उसने निहायत सरलता और ओजपूर्ण भाषा में दिए। जैसे, मानव सभ्यता की मूल पहचान क्या? पंडित बोला, भाषा और संस्कृति का मिश्रण जिसमें सबकी सहभागिता हो। लोग तालियां बजाने लगे। बीच बीच में कोई इतिहास का प्रश्न दागता, कोई दर्शन का। वह सबके उत्तर बड़े सहज अंदाज में देता गया। अकबर और दरबार चकित हुए, शत्रुघ्न पंडित वाकई कुशाग्र है। तभी बारी आई बीरबल की। उन्होंने पूछा, भाई, तुमने कहा कि दक्षिण और उत्तर की मैत्री से मानवता आगे बढ़ेगी, पर क्या होगा यदि एक पक्ष दूसरे को केवल साधन की तरह इस्तेमाल करे? इस गूढ़ प्रश्न पर पंडित मुस्कुराया, तब तो वह मैत्री नहीं, व्यावहारिक दास्ता बन जाती है। हमें सच्ची साझेदारी की जरूरत है। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। बीरबल ने सोचा, उत्तर बुरा नहीं, मगर क्या यह सिर्फ शब्दों का मायाजाल है? प्रतियोगिता के बाद रूपांजलि ने बीरबल को बताया कि शत्रुघ्न पंडित ने निजी बातचीत में मुझे दक्षिण आने का प्रस्ताव दिया, कहा कि वहां मुझे बड़ा सम्मान मिलेगा, पर उसके बोलने के अंदाज से लगा कि वह मुझे वहां बंधक बना सकता है या मुझसे कोई गुप्त कार्य कराना चाहता है। बीरबल को झटका लगा, यह तो गंभीर है। क्या उसने ऐसा कहा कि वह तुम्हें रोक लेगा? रूपांजलि बोली, उसने सीधे नहीं,
पर कहा कि तुम्हारी खूबसूरती और बुद्धि मेरे राजा के लिए उपयोगी हो सकती है। बीरबल ने समझ लिया, शत्रुघ्न पंडित शायद दक्षिण के राजा की ओर से दरबार की प्रतिभाशाली महिलाओं को प्रभावित कर उन्हें दक्षिण ले जाना चाहता है। इससे मुगल दरबार की प्रतिभा व गोपनीयता को नुकसान हो। यह संभव है, यह कोई राजनीतिक चाल हो। बीरबल ने रूपांजलि से कहा, तुम पंडित से बातचीत जारी रखो, उसकी योजना जानने की कोशिश करो, पर संभल कर। साथ ही कुछ गुप्तचरों को भी लगा दिया कि वे पंडित का पीछा करें, उसकी मुलाकातों पर नजर रखें, किससे मिल रहा है, क्या बातें कर रहा है। अगले कुछ दिन चौंकाने वाले रहे। पता चला कि पंडित ने दरबार के कुछ महत्वाकांक्षी नवयुवकों को भी दक्षिण में बड़े पद का लालच दिया है और उन्हें अपने साथ चलने को कहा है। कहीं वह मुगल दरबार के युवाओं को अपने राज्य में तोड़कर ले जाना तो नहीं चाहता? अगर ऐसा है तो यह कूटनीतिक धोखा होगा। अकबर को यह सब संकेत मिला। वे सोच में पड़ गए, अगर वह वाकई युवाओं को अपने राज्य में लुभाना चाहता है तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमारी प्रतिभा और गोपनीय जानकारियां दक्षिण के हाथों में चली जाएंगी। ईर्ष्यालु गुट ने तुरंत कहा, देखा, दक्षिण से दोस्ती खतरनाक है। पर अकबर ने स्थिरता से जवाब दिया, हम एक बार निश्चित सबूत इकट्ठा करेंगे, तभी कोई कड़ा कदम उठाएंगे। उन्होंने बीरबल को पूरी जांच की खुली छूट दी, देखो सच्चाई क्या है। इसी बीच राजधानी में अजीब सी महंगाई फैलने लगी। मसाले, कपड़े, अन्न, सबके दाम उछलने लगे। व्यापारी कहने लगे, हम दक्षिण से माल मंगाते थे, पर अब रास्तों पर डाकुओं का खतरा है। सप्लाई कम हो गई, इसलिए दाम बढ़ गए। लोग परेशान थे, महंगाई से रोजमर्रा का जीवन मुश्किल हो रहा था। बीरबल ने सोचा, कहीं शत्रुघ्न पंडित की अगुवाई में ये व्यापारी जानबूझकर कालाबाजारी तो नहीं कर रहे, ताकि जनता असंतुष्ट हो जाए। उन्होंने जांच शुरू की। कुछ व्यापारियों को पकड़ा गया, जिनके गुप्त गोदाम में बहुत सारा अनाज मिला। यह स्पष्ट था कि वे कृत्रिम संकट पैदा कर रहे हैं। इससे साबित हुआ कि पंडित के साथ न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक षड्यंत्र भी चल रहा है। प्रजा को नाराज करने, दरबार पर दबाव बनाने और किसी तरह दक्षिण के हित साधने की मंशा हो सकती है। अकबर ने घोषणा की, पिछली तर्क वितर्क प्रतियोगिता अद्भुत रही, पर अब हम दूसरा चरण रखना चाहते हैं, जहां व्यावहारिक मसलों पर बहस होगी, जैसे कर व्यवस्था, व्यापार, प्रशासन। देखते हैं किसके विचार बेहतर हैं। शत्रुघ्न पंडित ने स्वीकार कर लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दरअसल वह इतना आत्मविश्वासी था, जैसे उसे यकीन हो कि वह किसी भी विषय पर सबको प्रभावित कर सकता है। प्रतियोगिता का दिन आया। अकबर के सामने पंडित ने बड़े बड़े प्रस्ताव रखे। यदि आप दक्षिण के साथ विशेष समझौता करें तो हमें सीमित कर लगाना पड़ेगा और हमें खुली आवाजाही मिलेगी। इसके बदले में हम आपको दुर्लभ वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। कुछ दरबारी लोभवश इस प्रस्ताव के पक्ष में दिखे। वाह, यह तो फायदे का सौदा लगता है। पर बीरबल सतर्क थे, अगर उन्हें खुली आवाजाही मिली तो हमारे राज्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। इस पर पंडित ने गोलमोल जवाब दिया, हम भरोसेमंद सहयोगी हैं। लोगों ने ताली तो बजाई, पर बीरबल ने संदेह से उसकी बातों को दर्ज किया। उसके भरोसे का मापदंड क्या? रूपांजलि ने बीरबल को बताया कि पंडित ने अब उसे धमकाना शुरू कर दिया है, यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें दरबार में बदनाम कर दूंगा कि तुम मुझे गलत इशारे कर रही थी। वह रोने लगी, महाराज, यह अन्याय है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बीरबल ने समझाया, डरो मत, सच्चाई सामने लाएंगे। उन्होंने अकबर को यह बात बताई। अकबर क्रोधित हुए, यह दूत की मर्यादा नहीं निभा रहा है, हम उसे तलब करेंगे। मगर बीरबल ने कहा, महाराज, थोड़ी प्रतीक्षा करें, हमें इसकी करतूतों का पूरा पर्दाफाश करना होगा। उन्हीं दिनों एक गुप्त पत्र बीरबल के हाथ लगा। इसमें लिखा था कि दक्षिण से आए दूत अपने राजा को लिख रहा है कि मुगल दरबार के अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को हम अपने पक्ष में कर रहे हैं। महंगाई का संकट बढ़ाया जा रहा है और राजा अकबर को समझौतों में उलझाया जा रहा है, ताकि हम राजनीतिक लाभ उठा सकें।
इस पत्र ने सारी शंकाओं को पुष्टि कर दी। असल में यह सब मुगल दरबार को कमजोर करने या उल्लू बनाने का प्रयास था, जिसमें व्यापार, प्रेमजाल, अफवाहें, सबका इस्तेमाल हो रहा था। बीरबल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि अकबर के सामने सबूत पेश किए जाए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने वह गुप्त पत्र अकबर को सौंप दिया। पढ़ते ही अकबर का चेहरा तमतमा उठा। तो यह शत्रुघ्न पंडित हमें धोखा दे रहा था। वह हमारी प्रतिभाएं, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे दरबारी सभी को अपनी तरफ कर रहा था। कुछ दरबारियों ने तुरंत कहा, उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, पर बीरबल ने संयम रखा। महाराज, वह आधिकारिक दूत है। यदि हम सीधे गिरफ्तार करेंगे तो दक्षिण के राजा के साथ राजनयिक संबंध बिगड़ सकते हैं। हमें चतुराई से काम लेना होगा ताकि सच्चाई सबके सामने स्पष्ट हो। अकबर ने योजना बनाई। एक तीसरी प्रतियोगिता रखी जाएगी। इस बार विषय होगा न्याय और नैतिकता। वे चाहते थे कि इसी बहाने पंडित की असलियत उघाड़ दी जाए, उसके कुत्सित इरादों से लोगों को अवगत कराया जाए। घोषणा हुई, तीसरी प्रतियोगिता कल होगी, जिसमें दक्षिण के दूत और बीरबल के बीच सीधी बहस होगी। शहर भर में सनसनी फैल गई। वाह, बीरबल की बुद्धि और पंडित के तर्कों का मिलन, यह अभूतपूर्व होगा। इधर पंडित भी आत्मविश्वासी था। उसे लग रहा था कि वह शब्दजाल से सबको भरमा लेगा। उसे यह नहीं पता था कि उसके षड्यंत्र के प्रमाण अकबर बीरबल के पास पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता वाले दिन दरबार भरा हुआ था। राजमहल के खुले प्रांगण में मंच सजा था। अकबर, रानी जोधा, सभी नवरत्न और दरबारी मौजूद थे। जनता भी भारी तादाद में बाहर इकट्ठा हुई। शुरुआत में पंडित ने अपना पक्ष रखा। न्याय वह है जो प्रजा का हित करे। नैतिकता वही है जो सबको आनंद दे। राजा को अपना हित सोचना चाहिए, प्रजा का भी और मित्र देशों का भी। बीरबल ने पूछा, जब मित्र देश भेष बदलकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या उसे मित्र कहा जा सकता है? पंडित बोला, अगर प्रमाण हो तो निश्चित ही नहीं। बीरबल ने तीखा सवाल दागा, यदि कोई दूत अपनी पदवी का दुरुपयोग करके मेजबान देश की प्रतिभाओं को भटकाए, आर्थिक संकट पैदा करे और दरबारियों पर निजी आक्षेप लगाए, क्या यह न्याय संगत है? पंडित झिझकता हुआ बोला, कदापि नहीं। पर आप यह क्यों पूछ रहे हैं? बीरबल ने मंच पर आगे बढ़कर उच्च स्वर में कहा, क्योंकि ऐसी ही करतूतें आपने की हैं, शत्रुघ्न पंडित। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। अचानक सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक एक कर प्रमाण पेश किए। उस गुप्त पत्र की प्रति, रूपांजलि की गवाही की, कैसे उसे डराने धमकाने की कोशिश हुई, महंगाई के लिए जिम्मेदार व्यापारियों का बयान कि उन्हें पंडित ने उकसाया था, आदि। अकबर ने दहाड़ लगाई, शत्रुघ्न पंडित, तुमने दूत की मर्यादा का अपमान किया, हमारे दरबार का भी और हमारी प्रजा का भी। पंडित हक्का बक्का रह गया। कुछ देर तक वह बिफरता रहा कि ये सब झूठ है, मगर प्रमाण बहुत पुख्ता थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बचना मुश्किल है। हताश होकर वह बोला, मुझे अपने राजा के आदेश का पालन करना था। वह चाहता था कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो, ताकि भविष्य में वह आपसे अपनी शर्तों पर संधि करे। दरबार में उत्तेजना फैल गई। कई दरबारी खड़े होकर पंडित को भला बुरा कहने लगे, धोखेबाज, कपट, ये वगैरह। पंडित ने अकबर से विनती की, महाराज, मेरी जान बख्श दें। मैं तो विवश था। यदि मैं इस कार्य में विफल रहता तो मेरा राजा मुझे कठोर दंड देता। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, पर मैं आदेश का पालन कर रहा था। कुछ दरबारी द्रवित हो गए। शायद यह सच हो कि वह मजबूर था, पर बीरबल ने कहा, धोखा तो धोखा है, चाहे किसी भी मजबूरी से किया जाए। यह दरबार आपसे जवाब चाहता है। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम राजकीय दूत हो, इसलिए हम तुम पर सीधा कठोर दंड नहीं दे सकते, पर तुम्हारा यह कृत्य अक्षम्य है। हम तुम्हें निष्कासित करेंगे। तुम वापस जाओ और अपने राजा को संदेश दो कि मुगल साम्राज्य को धोखा देना आसान नहीं। पंडित ने सिर झुका लिया।
वह समझ गया कि राजदूत होने के कारण उसकी जान बच रही है, वरना घोर दंड मिलता। पंडित के वापस लौटने के बाद दक्षिणी राज्य से कोई उत्तर न आया। कुछ समय तक सन्नाटा रहा। फिर एक दिन खबर मिली कि उस राजा की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी सिंहराज गद्दी पर बैठा है। वह पहले से ज्यादा शांतिप्रिय माना जाता है। अकबर को कुछ तसल्ली हुई, शायद अब वह पुरानी रंजिश खत्म होगी। बीरबल ने कहा, हमें नए राजा को संदेश भेजकर मैत्रीपूर्ण रिश्ते की इच्छा जाहिर करनी चाहिए, ताकि पूर्वकथा को भूलकर आगे बढ़ सकें। दरबार ने यह प्रस्ताव स्वीकारा। सिंहराज के पास संदेशवाहक भेजा गया और कुछ ही दिनों में जवाब आया, हम पुराने विवादों को भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस तरह दक्षिण के साथ रिश्ते में जमे बर्फ के टुकड़े पिघलने लगे। दक्षिण के षड्यंत्र से मुक्त होकर अब राजधानी में सब सामान्य होने लगा। महंगाई नियंत्रण में आई, व्यापारी फिर से सामान लाने लगे। रूपांजलि ने दरबार में अपना सम्मान फिर पाया और जिन नवयुवकों को पंडित बहला रहा था, वे वापस अपने कार्यों में रम गए। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, तुम्हारी वफादारी और चतुराई के कारण यह बड़ा संकट टल गया। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभाता हूँ। यह आपका और दरबार का संयुक्त प्रयास था। अकबर ने रूपांजलि के साहस को सराहा। तुम्हारे बयान के बिना हम प्रमाण नहीं जुटा पाते। उन्होंने उसे दरबार में एक विशेष पद दिया, जहां वह स्त्रियों से जुड़े मसलों पर सलाह देती। इससे महिला दरबारियों को प्रोत्साहन मिला और रूपांजलि की स्थिति भी मजबूत हुई। साथ ही रूपांजलि के प्रति फैली अफवाहों का अंत हो गया। किसी को अब शक नहीं था कि वह दक्षिण की एजेंट है, बल्कि सबने माना कि वह षड्यंत्र की पीड़िता थी। इस पूरे कांड से बीरबल का कद और बढ़ गया। दरबारी मानने लगे कि वह सिर्फ हाजिर जवाब नहीं, बल्कि गंभीर कूटनीतिक समझ भी रखता है। ईर्ष्यालु गुट भी कुछ समय के लिए शांत हो गया, क्योंकि उन्हें अकबर के क्रोध का भय था। अगर इस विकट समय में उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वे खुद फंस सकते हैं। अकबर ने एक दिन बीरबल से निजी तौर पर बातचीत की। तुम्हारे भीतर इतनी सूझबूझ कहाँ से आती है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह दरबार ही मेरी पाठशाला है। लोगों को देखकर, उनकी बातें सुनकर, उनके स्वार्थ और उदारता को समझकर ही मैंने सीखा है। अकबर ने सराहना की, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब जबकि विदेशी और दरबारी षड्यंत्र कम हुए, अकबर ने फिर प्रजा की समस्याओं पर ध्यान दिया। सिंचाई, शिक्षा, कर व्यवस्था, सड़कें इत्यादि। बीरबल को कई प्रांतों की जांच का काम मिला। वे गांव-गांव घूमकर लोगों की शिकायतें सुनते, स्थानीय मुखियाओं से मिलते और तुरंत कुछ सुधार लागू करवाते। कई जगहों में भ्रष्ट जमींदारों ने जनता पर अत्याचार कर रखा था। बीरबल ने अकबर को रिपोर्ट दी, महाराज, इन जमींदारों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी, वरना लोगों में असंतोष बढ़ेगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि जो भी मनमानी करे, उसकी जागीर जब्त कर ली जाए। इस कदम से प्रजा को राहत मिली और दरबार की विश्वसनीयता बढ़ी। इन्हीं सुधारों के बीच मुल्ला दो प्याजा, जो कुछ समय के लिए शहर से बाहर गए थे, वापस लौटे। उन्होंने दरबार में आकर एक हास्य प्रस्तुति दी। अकबर के दरबार में आए दक्षिणी दूत ने मसाले से खेल किया, पर हमारी चखी हुई मूली इतनी तीखी थी कि उसका मुंह बंद हो गया। सब हंस पड़े। अकबर ने हंसते हुए कहा, दो प्याजा, तुम्हारा व्यंग्य सचमुच सटीक है। तुम गैर मौजूद थे तो बड़ा कांड हो गया था, पर अब जरा हमारे तनाव को कम करने का काम करो। दो प्याजा ने खुशी खुशी नए चुटकुले सुनाए और दरबार में हल्का फुल्का माहौल बन गया। अकबर ने फिर से अपने पुराने सपने को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धार्मिक सहिष्णुता, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख आदि सभी को एक समान दरबारी सम्मान मिले। उन्होंने एक साझा प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जहां विभिन्न धर्मों के संत विद्वान इकट्ठा हुए और अपने अपने मत बताए। कुछ कट्टरपंथी विरोध में भी थे, पर बीरबल ने समझाया, महाराज का मकसद है कि लोग आपस में न लड़े, बल्कि एक दूसरे के विचार समझें। बहस और मतभेद से सीख मिलती है, घृणा से नहीं। सभा सफल रही और अकबर ने बीरबल की धर्मनिरपेक्ष सोच की सराहना की।
दरबार के नवरत्नों में बैठक हुई। अकबर, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, टोडरमल आदि ने मिलकर भविष्य के खतरों पर चर्चा की, विदेशी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह, प्रशासनिक भ्रष्टाचार इत्यादि। टोडरमल ने कहा, हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। तानसेन ने संगीत के जरिए समाज को एकजुट करने का संदेश दिया। अबुल फजल ने इतिहास से सीख लेने को कहा। बीरबल ने निष्कर्ष दिया, हमारे सामने चुनौतियां होंगी, लेकिन हमारी एकता और न्यायप्रियता हमें मजबूत बनाएगी। अकबर ने सहमति जताई, यह दरबार तभी तक सफल है जब तक हम सब साथ हैं और प्रजा की भलाई को सर्वोपरि रखते हैं। अंततः इस विशाल महागाथा के समापन पर हम देखते हैं कि अकबर और बीरबल ने मिलकर दक्षिण से आए दूत के षड्यंत्र को विफल किया, रूपांजलि जैसी निष्ठावान दरबारी को बचाया, महंगाई व आर्थिक संकट पर काबू पाया और प्रजा को राहत देने वाले कई सुधार लागू किए। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि का माहौल है। दक्षिण का नया राजा भी मैत्रीपूर्ण रवैया अपना रहा है और मुगल साम्राज्य की आंतरिक शक्ति का अनुभव कर चुका है। दरबार में कट्टरता कम हुई है, ईर्ष्यालु गुट फिलहाल दबा है और सांस्कृतिक सौहार्द की नई लहर चल रही है। अकबर और बीरबल की मित्रता, जो इस कहानी का मूल है, और भी प्रगाढ़ हो गई। दरबार में सब कहते हैं, जब तक हमारे पास अकबर जैसे न्यायप्रिय राजा और बीरबल जैसे बुद्धिमान सलाहकार हैं, तब तक कोई भी षड्यंत्र हमें हिला नहीं सकता। यह महागाथा यहीं विराम लेती है, पर इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बाहरी या आंतरिक संकट आया, यह जोड़ी अपनी समझ, हंसी और नैतिक मूल्यों से हर बार जीत हासिल करती रही।